नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और सुबह की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। और बुलेटिन में खबरों में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुबह की सुर्खियों पर। आज ओडिशा और आंध्र प्रदेश में फिर चढ़ेगा सियासी तापमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों राज्यों में करेंगे ताबड़तोड़ प्रचार। आंध्र प्रदेश में टीडीपी और जनसेना के साथ मैदान में है बीजेपी। अमित शाह और ममता बनर्जी आज बंगाल के दुर्गापुर में होंगे आमने सामने। बिहार में भी गरजेंगे अमित शाह। जेपी नड्डा तेलंगाना में, राहुल गांधी मध्य प्रदेश में, तो वहीं योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव यूपी में देंगे प्रचार अभियान को धार। कल होने वाले तीसरे चरण के मतदान के लिए अब डोर टू डोर कैंपेन में जुटे प्रत्याशी। चुनाव आयोग भी मतदान कर्मियों के साथ चुनाव की अंतिम तैयारियों में व्यस्त। ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में बीआरएस नेता के कविता की जमानत पर राउज एवेन्यू कोर्ट में आएगा फैसला। दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी हैं के कविता। भीषण गर्मी और लू की चपेट में झारखंड, बंगाल, यूपी, ओडिशा, तमिलनाडु समेत दक्षिण के तमाम राज्य। असम और मेघालय में आज आंधी और बारिश के आसार। और खेल की खबरों में इंडियन प्रीमियर लीग में आज मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद होंगे आमने सामने। कल खेले गए मुकाबलों में चेन्नई और कोलकाता को मिली जीत। और चलिए सुबह की सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा चुनावों से जुड़ी हुई तमाम खबरों की। 24 की चुनौती में तो लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा और आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां प्रधानमंत्री आपको बता दें कि दोनों ही राज्यों में दो दो जनसभाएं करते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री की पहली सभा ओडिशा के बरहमपुर में, जबकि दूसरी रैली नवरंगपुर में होगी। ओडिशा में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव हो रहे हैं और लिहाजा यहाँ का जो सियासी तापमान है वो अलग ही स्तर पर है। दरअसल यहां चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल के बीच गठबंधन नहीं हो सका। यहां राज्य की सत्ता पर विराजमान बीजू जनता दल ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 12 सीटों पर कब्जा किया था, जबकि 8 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 1 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। ओडिशा के बरहमपुर और नवरंगपुर सहित 4 लोकसभा सीटों पर 13 मई को मतदान होना है। प्रधानमंत्री ओडिशा के बाद आंध्र प्रदेश का रुख करते हुए नजर आएंगे, जहां पर वो दोपहर बाद में राजमुंदरी में पहले मतदाताओं से वोट अपील करेंगे और उसके बाद में फिर आज की आखिरी और चौथी रैली अनकापल्ली में शाम करीब 5:30 बजे होगी। आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी की दोनों रैलियों को एनडीए ने, आपको बता दें कि लोगों की आवाज यानी प्रजागलम नाम दिया गया है। इन रैलियों में एनडीए के सहयोगी दल टीडीपी के चीफ चंद्रबाबू नायडू भी मोदी के साथ प्रचार करते हुए नजर आएंगे। आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटों पर 13 को ही मतदान होगा। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पहली बार अयोध्या पहुंचे थे। श्री राम मंदिर में उन्होंने रामलला के दर्शन किए, पूजा आराधना की। प्रधानमंत्री ने रामलला की आरती करने के बाद में साष्टांग प्रणाम भी किया। तो श्री राम मंदिर में पूजा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में मेगा रोड शो में भी बीते कल शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी श्री राम मंदिर मेन गेट से राम पथ होते हुए लता मंगेशकर चौक तक गए। प्रधानमंत्री के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान वहां मौजूद रहे। रोड शो के दौरान लोगों ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। जगह जगह पर उनके ऊपर
फूलों की बरसात की गई और इस दौरान लोगों ने मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे भी लगाए। तो देश भर में लोकसभा चुनाव प्रचार इन दिनों चरम पर है और एक तरफ जहां तीसरे फेज के लिए 7 मई को यानी कि कल मतदान होना है, तो वहीं आगामी चरणों के चुनाव के लिए भी राजनीतिक दल लगातार ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा के स्टार प्रचारकों में से एक बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में 2 चुनावी रैलियां करेंगे। सबसे पहले अमित शाह कृष्णानगर में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करेंगे। इसके बाद दुर्गापुर लोकसभा सीट के लिए वर्धमान में जनसभा करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आज दुर्गापुर में रैली करती हुई नजर आएंगी। दुर्गापुर के अलावा ममता वीरभूम में सैंथिया में रैली करेंगी। वहीं बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के बाद बिहार में भी चुनावी रैली करेंगे। अमित शाह बिहार के उजियारपुर में महंत राम रक्षा राजकीय उच्च विद्यालय में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद में अमित शाह बीजेपी प्रत्याशी नित्यानंद राय के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव के बाकी बचे हुए चरणों के लिए प्रचार इस वक्त चरम पर है। तेलंगाना में कई पार्टियों के स्टार प्रचारक आज चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज तेलंगाना में चुनावी जनसभाएं करके पार्टी प्रत्याशियों के लिए जन समर्थन जुटाएंगे। तो वहीं भारत राष्ट्र समिति के अध्यक्ष और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव आज निजामाबाद में चुनावी रैली करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज मध्य प्रदेश में 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता आज दोपहर को अलीराजपुर के जुबाट में जनसभा करेंगे। वो यहां रतलाम में से कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया के लिए वोटों की अपील करेंगे। तो वहीं राहुल गांधी की दूसरी जनसभा खरगोन के सेगांव में है। खरगोन में राहुल गांधी कांग्रेस प्रत्याशी पोरलाल खरते के समर्थन में वोट मांगेंगे और इस इलाके में राजनीतिक पार्टियां आदिवासी वोटरों को साधने में लगातार लगी हुई हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में सियासी पारा चरम पर है और यहां सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में डटी हुई हैं। यूपी के मुख्यमंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ प्रदेश भर में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ आज उन्नाव, हरदोई और शाहजहांपुर में भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी रैलियां करते हुए नजर आएंगे। और वहीं उत्तर प्रदेश में विपक्षी दल भी जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज उत्तर प्रदेश के कन्नौज में प्रचार करेंगे। दरअसल कन्नौज से खुद अखिलेश यादव अपनी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। तो वहीं बसपा भी पूरी ताकत के साथ चुनावी पिच पर डटी हुई है। बसपा की तरफ से पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी की पूर्व सीएम मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। वहीं कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार का एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है, जिसमें वो हावेरी में एक पार्टी कार्यकर्ता को थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये घटना शनिवार रात की है, जब डीके शिव कुमार के सुरक्षाकर्मियों और समर्थकों के बीच एक कांग्रेस कार्यकर्ता आ गया। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि वो शख्स डीके शिव कुमार के कंधे पर हाथ रख रहा है और इसी बीच शिव कुमार उसे थप्पड़ जड़ देते हैं। वहीं बीजेपी ने भी थप्पड़ कांड कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी ने ट्वीट करके कहा कि ये कांग्रेस की संस्कृति है। आम आदमी पार्टी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए विधायक और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे।
राजकुमार आनंद नई दिल्ली से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। इस सीट से पहले बीएसपी ने सत्यप्रकाश गौतम को अपना उम्मीदवार घोषित किया था, जो नामांकन दाखिल भी कर चुके थे, लेकिन अब वो अपना नामांकन वापस लेंगे और उनकी जगह पर राजकुमार आनंद चुनाव लड़ेंगे। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटों पर 7 मई को यानी कि कल मतदान होना है और इसके लिए मतदान के जो प्रचार का जो शोर है वो भी थम चुका है। सभी दलों के दिग्गज नेताओं ने प्रचार के दौरान अपनी पूरी ताकत झोंकी और इस चरण में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और साथ ही दिग्विजय सिंह समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है। सात चरणों में हो रहे लोकतंत्र के महापर्व में तीसरे चरण का चुनाव प्रचार थम गया। प्रचार का शोर थमने के बाद अब उम्मीदवार घर घर जाकर लोगों से संपर्क साध रहे हैं। प्रचार के अंतिम दिन भी सभी दलों के दिग्गजों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंकी। तीसरे चरण के प्रचार के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संपत्ति सर्वे, विरासत टैक्स, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण, आरक्षण, विकसित भारत, राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के अलावा भ्रष्टाचार और रोजगार के मुद्दों पर जोरदार तकरार देखने को मिली। इस चरण में 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर मतदान होगा, जिसके लिए 1331 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। जिन 93 सीटों पर मतदान होना है उनमें सूरत को छोड़कर गुजरात की 25 सीटें शामिल हैं। सूरत सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल पहले ही निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए जा चुके हैं। वहीं तीसरे चरण में कर्नाटक की बाकी बची 14 सीटों पर भी वोट डाले जाएंगे। इसके साथ ही कर्नाटक की सभी 28 सीटों पर मतदान संपन्न हो जाएगा। इस चरण में महाराष्ट्र की 11 सीट, उत्तर प्रदेश की 10 सीट, मध्य प्रदेश की 9 सीट और छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर भी मतदान होगा। साथ ही बिहार की 5, पश्चिम बंगाल और असम की 4-4 सीटें, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव की 2 सीट, गोवा की 2 सीटें शामिल हैं। तीसरे चरण की 93 सीटों में 10 अनुसूचित जाति और 11 अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित हैं। तीसरे चरण में कई केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री भी चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। गांधीनगर से केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा उम्मीदवार अमित शाह, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया, धारवाड़ से प्रहलाद जोशी, राजकोट से परषोत्तम रूपाला, पोरबंदर से डॉक्टर बनसुख मांडविया, उत्तरी गोवा से श्रीपद येसो नाइक चुनावी मैदान में हैं। वहीं विदिशा से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राजगढ़ से दिग्विजय सिंह, बेलगाम से जगदीश शेट्टार और हावेरी से बसवराज बोम्मई भी किस्मत आजमा रहे हैं। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग से नारायण राणे, बारामती से सुप्रिया सुले, मैनपुरी से डिम्पल यादव, शिमोगी से BY राघवेंद्र जैसे दिग्गज के नाम भी शामिल हैं, जिनकी किस्मत तीसरे चरण के मतदान के साथ ही ईवीएम में बंद हो जाएगी। तीसरे चरण की इन्हीं 93 सीटों पर पिछले आम चुनाव में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया था। 93 सीटों में से भाजपा को 71 सीटें मिली थीं, जबकि कांग्रेस और शिवसेना को 4-4 सीटें मिली थीं। एनसीपी और जेडीयू को 3-3, टीएमसी और सपा को 2-2 सीट मिली थी और अन्य दलों के खाते में 4 सीटें आई थीं। बसपा, आरजेडी और सीपीआईएम तीसरे चरण में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। तीसरे चरण में मध्य प्रदेश की बैतूल सीट से किस्मत आजमा रहे 8 उम्मीदवार भी शामिल हैं। यहां दूसरे चरण में मतदान होना था, लेकिन बीएसपी उम्मीदवार के निधन के बाद मतदान को स्थगित कर तीसरे चरण में कर दिया गया। वहीं चुनाव आयोग द्वारा पूर्व में जारी कार्यक्रम के अनुसार तीसरे चरण में जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट पर भी मतदान होने वाला था, लेकिन चुनाव आयोग ने इस सीट पर मतदान छठे चरण के तहत 25 मई तक के लिए स्थगित कर दिया है। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। तो लोकसभा चुनाव के पिछले 2 चरणों में कम मतदान प्रतिशत के मद्देनजर अब तीसरे चरण में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अहमदाबाद में जहां रन फॉर वोट मैराथन का आयोजन किया गया, तो वहीं धारवाड़ में रंगोली के जरिए मतदान का संदेश देने की कोशिश की गई है। छत्तीसगढ़ में महिला स्वयंसेवी समूह ने तो मध्य प्रदेश में दिव्यांगों ने भी इस पहल में हिस्सा लिया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मतदान फीसद बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग गैर सरकारी संस्थाओं और नागरिक संगठनों की ओर से विभिन्न राज्यों में अभियान चलाए जा रहे हैं। सूरत में निर्विरोध निर्वाचन के बाद गुजरात की बाकी बची 25 सीटों पर चुनाव किया जाएगा।
इसके मद्देनजर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अहमदाबाद में रन फॉर वोट मैराथन का आयोजन किया गया। मतदान फीसद बढ़ाने और युवाओं को वोट डालने के लिए जागरूक करने के मकसद से ये दौड़ आयोजित की गई। तीसरे चरण में कर्नाटक की बाकी बची 14 सीटों पर होने वाले चुनाव में मतदान फीसद बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। धारवाड़ जिले के अन्नीगेरी गांव में 6ठी सदी के प्राचीन शैव मंदिर के प्रांगण के बाहर जगमगा रही ये रोशनी किसी पूजा कार्यक्रम के तहत नहीं, बल्कि मंदिर प्रांगण को रोशन करने वाले ये लोग निर्वाचन आयोग के स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं। इसका मकसद मतदाताओं को उनके अधिकारों के साथ साथ उनके वोट के महत्व के बारे में बताना है। अन्नीगेरी से कुछ ही किलोमीटर दूर उमाचागी गांव में भी स्वीप कार्यक्रम के तहत जिला प्रशासन ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रंगोली के माध्यम से संदेश देने की कोशिश की है। This village has low voter turnout in the polling booth here in the village. So to address that, we have planned a sweep activity to create awareness about what is the support system, what are the facilities in the polling booth, and why they should vote. So we are educating them and motivating them to go and vote on 7th May, which is the Lok Sabha elections here in Dharwad. मतदाताओं को जागरूक करने का काम छत्तीसगढ़ की स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भी कर रही हैं। छत्तीसगढ़ के आदिवासी जिले बलरामपुर में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं वोट देने के लिए जागरूक करने के लिए घर घर जाकर साल के पत्ते और पीले चावल बांट रही हैं। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में दिव्यांगों के एक समूह ने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आम जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए रैली निकाली, तो महाराष्ट्र के सांगली इलाके में स्थित सुंदर नगर के रेड लाइट एरिया में भी मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। धारवाड़ से रवि धीमान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं इंदौर में लोकसभा चुनाव की रस्साकशी अब ढीली पड़ गई है। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख को कांग्रेस उम्मीदवार ने पंजे का हाथ झटक कर कमल का दामन थाम लिया। अचानक मुंह की खाने के बाद जहां कांग्रेस के पास अब बोलने को कुछ भी नहीं बचा है, तो वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष ने इस पैंतरे पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है। पेश है हमारे संवाददाता विशाल बेरिस्टो की इंदौर से ये खास रिपोर्ट। किसी महाराजा की तरह सजे धजे, गले में अभी से जीत की मालाएं पहने ये हैं इंदौर से बीजेपी के उम्मीदवार शंकर लालवानी। शहर में चुनाव अभियान पर निकले लालवानी का हर गली नुक्कड़ पर जमकर स्वागत हो रहा है। कांग्रेस उम्मीदवार के अब बीजेपी में शामिल होने के बाद भी लालवानी अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। हमारा शहर तेजी से आगे बढ़ता हुआ शहर है, देश नहीं दुनिया में आगे बढ़ता हुआ शहर है, और सभी लोग जिस प्रकार से उत्साह और उमंग के साथ जनसंपर्क में साथ में लगे हुए हैं, पूरा विश्वास है कि इस बार जीत का नया इतिहास इंदौर बनाएगा। 29 अप्रैल को नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन कांग्रेस को शर्मसार कर बीजेपी में शामिल हुए हैं ये है अक्षय बम। प्रेस वार्ता में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ पहुंचे अक्षय पर पुराने विवादों के कई मामलों में कोर्ट की इसकी तलवार लटक रही है, लेकिन अक्षय अपने आप को निर्दोष बताकर उल्टे कांग्रेस पार्टी पर ही हमलावर हैं। लोकसभा का चुनाव हमेशा नीति का होता है और पार्टी का होता है, और पार्टी के संगठन का होता है और पार्टी के कार्यकर्ता का होता है, लेकिन एक सीरीज ऑफ एक्शन चल रही थी। उस सीरीज ऑफ एक्शन ने मेरा मन पलटा कि मुझे अपना नामांकन का फॉर्म वापस उठाना चाहिए। उधर अपने ही उम्मीदवार की दगा से परेशान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू के पास बोलने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। जो लोग चले गए, स्वतंत्र है इस व्यवस्था में कि कोई राजनीतिक दल अपना व्यक्ति बदल सकता है, हो सकता है उसको संभावना उधर ज़्यादा दिखती हो। ये समय क्या है, जिनमें जिगर है, जिसको लोकतंत्र को जिंदा रखना है, जिसको दूसरी पटरी पर रह के आँख में आँख मिला के लड़ना है, वही कांग्रेस में रहेगा। कांग्रेस के पास बेशक बोलने के लिए कुछ न हो, पर इंदौर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने इस चुनावी दांव पेच पर नाराजगी जताई है। कांग्रेस संगठन कभी नहीं रहा। कांग्रेस ये एक जिसको हम कहते हैं कि आज़ादी के लिए खड़ी की गई योजना थी, तो एक एकत्रीकरण था लोगों का। जो लोग भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ना चाहते थे वो कांग्रेस की तरफ एक होकर के
जब हम बोलते हैं ना अखिल भारतीय कांग्रेस, ऐसा जो शब्द बोलते उसके अनुसार वो लग जाते थे। इंदौर में 13 मई को वोट पड़ेंगे, लेकिन चुनाव का रिजल्ट शायद पहले ही आउट हो चुका है गलत उसको बेवफा कहना। हम भी कहाँ के धुले धुलाए थे, आज कांटों भरा मुकद्दर है, हमने गुल भी बहुत खिलाए थे। राहत इंदौरी की ये शायरी इस चुनावी मौसम में चल रही सियासी जंग पर बिल्कुल सटीक बैठती है। कैमरामैन मनमोहन के साथ मैं विशाल बरिस्टो, डीडी न्यूज, इंदौर। और इसी के साथ फिलहाल लोकसभा चुनावों से जुड़ी तमाम खबरों में इतना ही। तो लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के बाद अब रुक करते हैं अन्य खबरों का, जहां पर सीबीआई और ईडी की तरफ से दिल्ली शराब घोटाला मामले में बीआरएस नेता के कविता पर दर्ज किए गए मामले में जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज अहम फैसला आ सकता है। राउज एवेन्यू कोर्ट में जज कावेरी बावेजा के कविता की ईडी और सीबीआई दोनों मामले में एक साथ फैसला सुना सकती है। गौरतलब है कि बीआरएस नेता के कविता को ईडी ने 15 मार्च 2024 को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। के कविता ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी, लेकिन वो चुनाव प्रचार में हिस्सा ले पाएंगी या नहीं, इसका फैसला अब आज की सुनवाई में होगा। आगे बढ़ते हुए बात मौसम की भी कर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि देश के कई इलाकों में इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में है। वहीं कुछ इलाकों में बारिश का भी अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश के साथ साथ गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के इलाकों में लू चलने के आसार हैं। इसके साथ ही झारखंड, बंगाल, यूपी और ओडिशा में भी गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। वहीं देश के कुछ इलाकों में आंधी और बारिश के आसार भी बन गए हैं। असम और मेघालय में आज आंधी और बारिश हो सकती है। वहीं साथ ही बिहार में भी आने वाले कुछ दिनों तक आंधी और बारिश के आसार हैं। दक्षिण भारत में भी मौसम ने करवट बदली है। तमिलनाडु और केरल के कुछ जिलों के लिए मौसम विभाग बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर चुका है। और साथ ही आपको बता दें कि 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। चीन स्थित भारतीय दूतावास में इसी सिलसिले में एक योग शिविर का भी आयोजन किया गया। इस शिविर में भारतीय मूल के योग गुरु ने योग करवाया। चीन स्थित भारतीय दूतावास ने इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की हैं। भारतीय दूतावास की ओर से बताया गया कि आने वाले समय में ऐसे और भी आयोजन किए जाएंगे। और खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात स्पोर्ट्स की कर लेते हैं, जहां पर इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल में आज होने वाले मैच में मुंबई इंडियंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। मुंबई की टीम का प्रदर्शन अब तक निराशाजनक रहा है। मुंबई की टीम 11 में से 8 मैच हार चुकी है और टीम अंक तालिका में सबसे नीचे है। मुंबई को अपने पिछले मुकाबले में कोलकाता के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था, तो वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 10 मैच में से 6 जीत के साथ चौथे स्थान पर है। हैदराबाद ने अपने पिछले मैच में राजस्थान रॉयल्स पर 1 रन से रोमांचक जीत दर्ज की थी। और इसी के साथ फिलहाल समाचारों में मेरे साथ इतना ही। खबरों में आप लगातार बने रहिए और साथ ही ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम नया सवेरा मेरे और सहयोगी भावना के साथ। नमस्कार।